हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी, और ये जो हमारी क्लास है वो वीकली मॉक टेस्ट है। ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये वीकली मॉक टेस्ट है। आपको पता है कि जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की आपको पता है कि जो यूट्यूब पे है आपकी क्लासेस चलती हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास होती है, और इसके साथ साथ सुबह में आपकी क्लास होती है और शाम को इसका MCQs प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता है। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीकली में 2 दिन यानी सैटरडे और संडे को आपका जो मॉक टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आज की जो मॉक टेस्ट है, वीकली मॉक टेस्ट है, आपका पता है आज सैटरडे है, और आज के मॉक टेस्ट में 20 प्रश्न हैं। ठीक है, अभी 20 फिलहाल में 20 प्रश्न हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि 50 प्रश्न होंगे, लेकिन अभी फिलहाल में 20 प्रश्न हैं, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा सा ही कवर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 20 प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, आज की जो मॉक टेस्ट है उसमें 20 प्रश्न होंगे, और कल की जो मॉक टेस्ट होगी उसमें भी 20 प्रश्न होंगे। ये जो 20 प्रश्न है आपके एक हफ्ते में जो आपने जो सिलेबस में पढ़ा है उसी पर ये क्वेश्चंस आधारित होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर है। दूसरा है पेशे का चुनाव कराने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरा है जन्म पर आधारित एक पदानुक्रम सामाजिक स्तरीकरण। और चौथा कह रहा है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। तो आपको पता है जो भारतीय ग्रामीण समाज में अपने जो आपका जो क्लास हुआ था उसमें आपने इसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आपने देखा था कि जो जाति व्यवस्था है जो उसकी प्राथमिक विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब होगा। हालांकि 1 2 3 करके नहीं हुआ है, या आप तीसरा मानिए या सी मानिए। तो कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट जवाब होगा कि जन्म पर आधारित एक पदानुक्रम सामाजिक स्तरीकरण इसकी जो प्राथमिक विशेषता है, यानी जन्म के आधार पर आपका जाति तय होता है, और उस जाति के आधार पर एक हैरार्की होती है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके एक हैरार्की बनी हुई थी, तो वैसा ही सेम इसमें भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है, या तीसरा कहें तो इसका राइट जवाब है जन्म पर आधारित एक पदानुक्रम सामाजिक स्तरीकरण है। व्याख्या की बात करें तो जाति व्यवस्था की पहचान जन्म पर आधारित एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। आप किस जाति के हैं और समाज में आपका क्या स्थान है आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाति जो ग्रामीण भारत की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जनसांख्यिकीय यानी जो जनसांख्यिकीय विशेषता है उसके संदर्भ में यह बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में उच्च साक्षरता दर है। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक अनुकूल यानी बेहतर है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर उत्प्रवास यानी माइग्रेशन कम होता है। तो कह रहे हैं कि जो भारत में जो जनसांख्यिकीय विशेषता यानी जनसंख्या के आधार पर जो फीचर्स हैं उसमें कौन सा संदर्भ सही है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका राइट जवाब होगा तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक अनुकूल यानी बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा शहरों की तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष की संख्या में अंतर। ठीक है, तो शहरों के मुकाबले गाँव में क्या होता है, ये बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका राइट जवाब है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट जवाब है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि ग्रामीण भारत में लिंगानुपात भारत की शहरी की तुलना में अधिक संतुलित है, यानी भारत में जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांव में जो लिंगानुपात है, महिला पुरुष का लिंगानुपात जो है वो बेहतर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण की पहचान किस विशेषता से होती है, यानी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसकी पहचान किस आधार पर होती है। तो एक वर्ग प्रणाली से जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर आधारित है, या आधुनिक शिक्षा के स्तर पर आधारित स्तरीकरण से, या जाति, भूमि, स्वामित्व और आर्थिक स्थिति के जटिल परस्पर क्रिया से, या चौथा कह रहा है कि भौगोलिक स्थान पर आधारित स्तरीकरण से। तो आपको पता है जो भारतीय ग्रामीण में जो ग्रामीण समाज में जो स्तरीकरण की पहचान की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता हमने देखी थी जो क्लास में, वो क्या था, तो जाति, भूमि, स्वामित्व और आर्थिक स्थिति जटिल परस्पर क्रिया से। आपका जो स्तरीकरण है समाज में आपके पास कितनी पावर रहेगी, या किस समाज का जो
समाज किस जाति का, वर्ग विशेष का जो महत्व ज़्यादा होगा, उसमें 3 कंडीशन थी। एक तो वो किस जाति से है, दूसरा उसके पास भूमि स्वामित्व या कहें कि आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, और तीसरा है आर्थिक स्थिति जैसे राजनीतिक, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ग्रामीण भारत में सामाजिक स्थिति जाति, भूमि, स्वामित्व और आर्थिक संसाधनों जैसे कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है। यानी समाज में आपकी रेपुटेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि आपका समाज में क्या महत्व है या आपकी रेपुटेशन उस समाज में कैसी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की प्राथमिक विशेषता क्या है। जॉइंट फैमिली की जो प्राइमरी फीचर्स है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल एक ही पीढ़ी के सदस्यों से बना होता है। दूसरा, यह एकल परिवार है जहां केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। तीसरा कह रहा है कि इसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं और एक सामान्य रसोई साझा करते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यह एक ऐसी इकाई है जहां सदस्य एक ही जाति के होते हैं। तो जॉइंट फैमिली के बारे में आपको पता ही है, इसमें बताने की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको पता है कि तीसरा इसका राइट जवाब होगा। इसमें क्या होता है कि कई पीढ़ियों के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक सामान्य रसोई साझा करते हैं। यानी एक ही क्या है कि एक ही जगह पर उनका भोजन पकता है और एक ही घर में के यानी एक ही घर के छत के नीचे सब लोग रहते हैं, जिसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और आर्थिक व सामाजिक दायित्व साझा करती हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण को मापने के लिए यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को मापने के लिए किस कारक को आर्थिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्थिक संकेतक पूछ रहा है, किसको महत्वपूर्ण संकेतक माना जाएगा। तो परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार की जाति, भूमि स्वामित्व और उसका आकार और राजनीतिक प्रभाव। तो इसमें बात करें कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्थिक शक्ति यानी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पैसा वगैरह क्या है, इस आधार पर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। भूमि का स्वामित्व और उसका आकार क्या है, आर्थिक शक्ति का है। जबकि परिवार के सदस्यों की संख्या जनसंख्यात्मक है या संख्यात्मक है। परिवार की जाति क्या है, ये अलग है, और राजनीतिक प्रभाव ये अलग होता है। ठीक है, तो ये राजनीति से संबंधित है और ये जाति से संबंधित है और जनसंख्या से संबंधित है और ये आर्थिक कारक है। तो ये सारे कारक हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का स्वामित्व आर्थिक शक्ति और सामाजिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। अगले प्रश्न पे चले तो ग्रामीण गरीबों को मापने के लिए सबसे आम अवधारणा क्या है। आपने देखा था कि ग्रामीण जो गरीबी को मापने के लिए कुछ संकेतक थे, उसी में से एक कह रहा है कि सबसे आम अवधारणा क्या है ग्रामीण गरीबी को मापने के लिए। तो निरपेक्ष पॉवर्टी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है या सापेक्ष पॉवर्टी यानी रिलेटिव पॉवर्टी है, शहरी गरीबी है या मौसमी गरीबी है। तो क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से देखा था, समझा भी था कि क्या निरपेक्ष गरीबी होते हैं, सापेक्ष गरीबी क्या होती है, शहरी गरीबी क्या है और मौसमी गरीबी क्या होती है। ठीक है, तो ग्रामीण गरीबी को मापने की जो सबसे आम अवधारणा होती है वो निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। सापेक्ष गरीबी का मतलब आप जानते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब मैंने बताया भी था क्लासेस में, यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि जिसके पास कुछ भी नहीं यानी खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वहीं सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि कुछ लोग अगर अमीर हैं उनकी तुलना में आप गरीब हैं, तो वो सापेक्ष गरीबी आती है। शहरी गरीबी का मतलब होता है शहर में जो लोग गरीब हैं उनको, और मौसमी गरीबी का मतलब होता है कि जैसे गांव में ये देखने को मिलता है, जैसे खेती के टाइम काम मिलेगा तो आप सक्षम होंगे, जबकि अन्य जो समय होगा यानी खेती के बाद जो समय बीच में होता है उस टाइम पे आपको काम नहीं मिलता है, तो आप क्या होंगे कि मौसमी वो गरीबी कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा निरपेक्ष गरीबी। यहाँ पे बात करें तो निरपेक्ष गरीबी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ लोग भोजन, पानी और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। यह ग्रामीण भारत में गरीबी को मापने के एक प्रमुख तरीका है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण गरीबी का एक प्रमुख कारण है। कह रहा है कि ग्रामीण गरीबी का मेन कारण क्या है इनमें से। तो उच्च कृषि उत्पादकता है, या ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत संरचना, या मौसमी बेरोजगारी और कृषि पर निर्भरता है, या औद्योगिक विकास की उच्च दर है। तो आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक मेन कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब होगा मौसमी बेरोजगारी और कृषि पर निर्भरता। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मेन स्रोत खेती ही होती है, और
जो और खेती में इससे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे काम मिल रहा है, जब खेती का काम होता है तभी वहाँ पे काम मिलता है, इससे मौसमी बेरोजगारी होती है और कृषि पर निर्भरता। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब है। ग्रामीण भारत में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, जो मौसमी होने के कारण कुछ वर्ष के कुछ हिस्सों में बेरोजगारी का कारण बनती है, जिससे गरीबी बढ़ती है। अगले प्रश्न में चले तो गरीबी रेखा क्या है, यानी पॉवर्टी लाइन क्या है। आपने क्लासेस में देखा था कि पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं और ये क्या होता है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की सीमा है, या एक निश्चित आय स्तर जो सामाजिक स्थिति को संदर्भित करती है, या वह न्यूनतम आय या उपभोग का स्तर जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। और चौथा है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजस्व का विभाजन। तो आपको पता है कि क्लासेस में हमने देखा था कि एक लाइन होती है, उसके ऊपर इनकम करने वाले और उसके नीचे इनकम करने वाले को हमने देखा था कि उसमें होता है। ठीक है, जैसे एक लाइन खींची जाती है, उसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे कुछ फिक्स कर दिया गया, मान लीजिए 500 फिक्स कर दिया गया। इससे अगर कोई व्यक्ति 500 से नीचे कोई व्यक्ति अर्न करता है, यानी कमाता है और कम खर्च करता है, 500 से नीचे कमाता है और 500 से नीचे कम खर्च करता है, तो वो क्या कहलाएगा कि गरीब कहलाएगा, और उससे ऊपर खर्च करने वाले या उससे ज़्यादा कमाने वाले गरीब नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जवाब होगा, वह न्यूनतम आय या उपभोग का स्तर जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला कह रहा है, यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो गरीबी रेखा का एक आर्थिक बेंचमार्क है जो भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यय, उपभोग या आय को दर्शाता है, यानी कितना कमाया और कितना खर्च किया इसको संदर्भित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण गरीबी के मापन में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्या महत्व है। तो हमने इसको क्लासेस में अच्छे से देखा हुआ था, और इसके कितने डायमेंशंस हैं और क्या क्या इसमें सूचकांक में सम्मिलित होते हैं, वो सारी चीज़ों को भी हमने देखा था। तो इसका क्या महत्व है पूछ रहा है। यह केवल स्वास्थ्य के आधार पर गरीबी को मापता है। दूसरा, यह गरीबों को केवल आय के आधार पर मापता है। तीसरा, यह गरीबी को आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों के आधार पर मापता है। या चौथा, यह गरीबी को मापने के लिए एक प्रचलित और अप्रचलित तरीका है। तो आपको पता है जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स यानी MPI है, यह क्या करता है, गरीबी को आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कई आयामों के आधार पर मापता है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा इसका राइट जवाब होगा। 3 आयाम है और इसके 12 उपखंड सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब है। यह सूचकांक दर्शाता है कि गरीबी केवल आय की कमी ही नहीं, बल्कि यह वंचितों के कई पहलुओं को भी शामिल करती है। तो क्लासेस में इसको हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। आई होप आपने क्लास अटेंड किया होगा। ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए भारत में कौन सी सरकारी योजना कृषि मजदूरी को बढ़ाने पर केंद्रित है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकारी योजना और कृषि मजदूरी को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या स्वास्थ्य मिशन है। तो आपको पता है जो मजदूरी या सरकारी योजनाओं जो कृषि की मजदूरी को बढ़ाने पर केंद्रित है, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा है। इसमें आपको पता है कि 100 दिन का जो अकुशल शारीरिक श्रम इसमें आपको मिलता है, यानी 100 दिन रोजगार के लिए आपको इसमें मिलता है काम करने के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित संख्या में दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देता है, निश्चित यानी 100 दिन की गारंटी देता है, जिससे मजदूरी बढ़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पूछ रहा है। ठीक है, तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर का यानी सेवाएं क्षेत्र का, कृषि और संबंधित क्षेत्र का, या सूचना प्रौद्योगिकी का। तो आपको पता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो है कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका राइट जवाब है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन आदि पर आधारित होती है। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर की क्या भूमिका है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनौपचारिक क्षेत्र कह रहा है, तो यह संगठित उद्योग और कंपनियों को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नौकरियों का 90% से अधिक प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का एकमात्र स्रोत है। और चौथा कह रहा है कि यह कृषि क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है। तो आपको पता है जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है,
तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नौकरियों का 90% से अधिक प्रदान करते हैं। आई होप आपने फॉर्मल इनफॉर्मल जो क्लास है आपने अटेंड की होगी कि फॉर्मल सेक्टर क्या आते हैं, कौन कौन से उसमें क्षेत्र आते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से इसको देखा हुआ है। कह रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र ग्रामीण भारत में अधिकांश रोजगार प्रदान करता है, जिससे छोटे व्यवसाय, कृषि मजदूर और कारीगर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण भारत में भूमि जोत के उपविभाजन और विखंडन का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी छोटी छोटी जो भूमि की छोटी छोटी जोत हो गई है उसका भारतीय जो ग्रामीण भारत की जो ग्रामीण भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यह कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देता है, यह किसानों को आसानी से मशीनीकरण अपनाने में मदद करता है, यह ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देता है, या चौथा है यह कृषि उत्पादकता में बाधा डालता है और ग्रामीण क्षेत्र गरीबी को बढ़ाता है। तो जो भूमि का विखंडन है उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो यह कृषि उत्पादकता में बाधा डालता है और एक ग्रामीण गरीबी को बढ़ाता है। जैसे किसानों के लिए छोटे छोटे जब जोत हो जाते हैं तो उन पे खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये इससे क्या होता है कि ग्रामीण गरीबी को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो छोटे और बिखरे हुए भूखंडों के कारण आधुनिक खेती मुश्किल हो जाती है और जिससे उत्पादकता और आय कम होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण भारत में अनौपचारिक ऋण का प्राथमिक स्रोत क्या है। आपको पता है ऋण के दो स्रोत होते हैं, एक औपचारिक स्रोत होते हैं और एक अनौपचारिक स्रोत होते हैं। तो प्राथमिक स्रोत क्या है अनौपचारिक का? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, स्वयं सहायता समूह है, साहूकार और व्यापारी है, या वाणिज्यिक बैंक है। तो जो अनौपचारिक स्रोत है वो साहूकार और व्यापारी वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जवाब है। लेकिन अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की और वाणिज्यिक बैंक की, तो ये क्या है औपचारिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप औपचारिक और अनौपचारिक का कंसेप्ट पता है। यहाँ पे बात करें साहूकार और व्यापारी बिना किसी दस्तावेजीकरण के और उच्च ब्याज दरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋण प्रदान करते हैं। आपको अभी पैसा चाहिए तो आप जाकर इजीली क्या करेंगे, किसी साहूकार से या किसी व्यक्ति से इजीली ले लेंगे। ठीक है, बिना किसी पेपर वर्क के। जबकि आपको अगर बैंकों से ऋण लेना होगा तो थोड़ा सा पेपर वर्क उसमें होता है और टाइम भी लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के उद्योग ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्रीज, या कुटीर और लघु उद्योग है, खनन उद्योग है, राष्ट्रीय व्यापार कंपनियां हैं। तो आपको पता है जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या आएगा, तो कुटीर और लघु उद्योग जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा इसका राइट जवाब होगा। जबकि बाकी तीनों क्या आएंगे कि शहरी क्षेत्रों के होते हैं। कह रहा है कि कुटीर और लघु उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे कम पूंजी के साथ स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पे चले तो कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार दर्जा दिया है। तो केवल प्रशासनिक दर्जा दिया है, सलाहकारी निकाय का दर्जा दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया है, या गैर संवैधानिक दर्जा दिया है। तो आपको पता है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको क्या किया गया है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है संवैधानिक दर्जा इसका राइट जवाब है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जिससे उन्हें सरकार के तीसरे स्तर के रूप में औपचारिक बनाया गया। ठीक है, 3 स्तर होते हैं सरकार के, आपको पता है कि एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा पंचायत राज आते हैं यानी स्थानीय स्तर की सरकार। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय जिला स्तर पर काम करता है। आपको पता है कि जहाँ 20 लाख से प्लस आबादी होती है वहाँ पंचायत राज के त्रिस्तरीय मॉडल लागू होते हैं। तो कह रहा है कि 3 स्तरों पर तीसरे स्तर पर जो जिला स्तर पर कौन सा निकाय आता है, तो ग्राम पंचायत आता है, ग्राम सभा आती है, पंचायत समिति आती है, या जिला परिषद आता है। तो इसका जो आपको पता है राइट जवाब होगा जिला परिषद। तीसरे स्तर पे कौन सा आता है, जिला परिषद आता है। पहले स्तर पे ग्राम पंचायत आता है, दूसरे स्तर पर ब्लॉक लेवल पे क्या आता है, तो पंचायत समिति आती है, और तीसरा यानी जिला स्तर पे जिला परिषद आता है। यहाँ पे जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली की शीर्ष निकाय है जो जिला स्तर पे काम करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है। तो 20%, 30%, या 1/3 से कम, या आधी। तो आपको पता है जो पंचायती राज में जो महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है, तो 1/3 से कम। 1/3 से कम नहीं, यहाँ पे कम डाल दिया है, 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे कम नहीं होगा, 1/3 सीटों का आरक्षण उनके लिए किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा 1/3 यहाँ पे होगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुल सीटों का 1/3 से कम महिलाओं के लिए आरक्षण करने का प्रावधान किया गया। 1/3 से कम नहीं है, 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, प्रश्न टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई और इसकी व्याख्या में भी वही सेम चीज़ हो गई। ठीक है, तो मैं जैसे आपको पता ही है कि 1/3 हमने क्लास में भी देखा था कि 1/3 यानी 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें। अगला कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यों में से क्या है, यानी पंचायती राज के जो वर्क हैं उनमें से कौन कौन से काम हैं। तो विदेश नीति का संचालन करना, सिक्का और मुद्रा का मुद्रण करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना या आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को लागू करना। तो आपको पता है कि ये जो मेन इसका काम होता है आर्थिक और सामाजिक विकास, जो सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करानी है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट जवाब होगा। विदेश नीति केंद्र सरकार की है, सिक्का और मुद्रा का काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं, पंचायत राज के नहीं होते। यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो पंचायत राज संस्थाओं स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं। और अंतिम प्रश्न है हमारा, पंचायतों का एक निश्चित कार्यकाल कितना होता है, यानी पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। 3 साल वर्क करते हैं, 4 साल, 5 साल या जब तक सरकार फैसला ले ले। तो आपको पता है जो पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। 20 प्रश्न थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 20 प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।